हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। एसएससी सीजीएल के लिए आपके लिए यहाँ पे ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैंने इससे पहले के वीडियो में जनरल अवेयरनेस के पीवाईपी जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2020 का, उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहाँ पे 12 क्वेश्चंस लिए थे। आज बचे हुए 13 क्वेश्चंस इसके हम लोग लेंगे। तो पार्ट 2 है ये बेसिकली उस पीवाईपी 2020 का। इस सीरीज के बाद हम लोग इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके एमसीक्यू फॉर्मेट में आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराएंगे, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के लिए स्टैटिक जीके भी आपका यहाँ पे कराया जाएगा, और इसी के साथ रीजनिंग और क्वांट्स और इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे आपके लिए इसी तरीके से चलाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं अपना 2020 का जो पीवाईपी है उसका पार्ट 2, उसका पहला क्वेश्चन, यानी कि 13th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन चारों में से लीनियर मोमेंटम की तरह ही डायमेंशन किसकी होती है, विमा किसकी है, आपको ये बताना है। तो विमा बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी विमा क्या होती है। लीनियर मोमेंटम की विमा क्या होती है, यहाँ पे विमा हो जाएगा, ठीक है। इसकी विमा क्या होती है, तो रैखिक संवेग क्या होता है, ये P बराबर एम वी, ये आपका रैखिक संवेग होता है, आप सभी को पता होगा। तो P बराबर एम वी रैखिक संवेग होता है। M यहाँ पे मास है, तो मास की विमा क्या होती है, कैपिटल M होती है। और V क्या होता है आपका, वेग क्या होता है आपका, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। वेग होता है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड है तो मीटर की क्या हो जाएगी आपकी L, जिसको हम लोग मीटर की विमा L होती है, सेकंड की क्या होती है आपकी T होती है। तो L/T क्या हो जाएगा आपका LT-1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या निकल के आएगी आपकी LT-1, यानी कि रैखिक संवेग की जो विमा होती है MLT-1 होती है। अब आपको बताना है कि यही विमा इन चारों में से किसकी है। तो इम्पल्स को देखते हैं सबसे पहले। पहला ऑप्शन इम्पल्स होता है आपका आवेग। आवेग क्या होता है, बहुत कम समय के लिए लगा हुआ फोर्स आवेग कहलाता है, यानी कि अ फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर मिनिमम टाइम, बहुत छोटे कम समय के लिए जो आपका इम्पल्स जो फोर्स लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा F इंटू टी, इसका फॉर्मूला होता है F इंटू टी इज इक्वल टू इम्पल्स यानी कि I। तो F क्या होता है, यहीं पे आगे लिख देता हूँ। F होता है आपका ma, मास इंटू एक्सेलरेशन आपका क्या होता है ma, और इंटू टी है यहाँ पे। अब M की विमा मैंने बताई क्या होती है, M होती है, और A की विमा A बोले तो क्या होता है, A मतलब होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, आपको पता होगा। अब इसके लिए आपको फॉर्मूले थोड़े बहुत यूनिट आपको पता होनी चाहिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो M की विमा क्या हो जाएगी, M क्या होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का है या दूरी का है। तो इसको हम लोग क्या, इसकी विमा क्या होती है L होती है, कैपिटल L, और सेकंड की क्या होती है आपकी T, तो L/T²। तो T ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा, LT-2 इंटू समय की क्या होती है अगेन T होती है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका MLT-2 और ये +1 क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, जो कि सेम निकल के आ रही है आपकी किसकी तरह, P की तरह। यानी कि जो रैखिक संवेग है इसकी विमा किसकी तरह निकल के आएगी आपकी इम्पल्स की तरह। आगे के ऑप्शंस में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो MLT-1 इसकी विमा होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको पता होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1929 से स्टार्ट हुई थी और आपकी चलती चली गई। तो आपको बताना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आपका शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। गोलमेज सम्मेलन जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद जब इंडियंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को, तो उसके बाद यूके में लेबर पार्टी के उस टाइम पे चुनाव हुए थे, तो वहां पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का एक फैसला लिया था, ताकि इंडियंस की डिमांड को उसमें पूरा किया जा सके और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई जाए। तो उसी समय पे सेम टाइम पे यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था गांधी जी का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको हिंदी में बोला जाता है। तो जब उन्होंने वहां पे पीएम ने सोचा कि चलो हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराते हैं पहली वाली, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कराई गई थी आपकी 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक कराई गई थी। तो जब ये कराने का वहां पे अनाउंस किया गया कि हम लोग लंदन में आपकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे, तो आप लोग यहाँ पे आके अपनी डिमांड को रख सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मैंने बताया गांधी जी का यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने यहाँ पे पार्ट नहीं लिया। उसी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसमें पार्ट नहीं लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले इसमें किसने भाग नहीं लिया था, गांधी जी और नेशनल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
तो बाकी के पार्टी के लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था और यहाँ पे जितनी भी चीजें आउटकम्स थे, इसके जितने भी रिजल्ट्स निकले थे, उन सभी को वहाँ पे माना नहीं गया था। बेसिकली यहाँ पे क्या डिमांड की जा रही थी कि हम लोग देश को एक फेडरलिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो यहाँ पे नहीं माना जा रहा था बेसिकली। तो यहाँ की डिमांड को पूरा नहीं किया गया था। तो तब जाके यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट को लगा कि इसके लिए लोगों को अगर हमें डिमांड को मनवाना है तो महात्मा गांधी का और नेशनल कांग्रेस का पार्ट लेना बेहद जरूरी है। तो उसके बाद 5 मार्च 1931 को, इसके बाद 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। 1931 को जब समझौता हुआ तो उसमें कुछ समझौते में ये बात की गई। फिर उस समझौते जो एग्रीमेंट हुआ वहां से तो बात निकली, उसमें बताया गया कि गांधी जी इसमें पार्ट लेंगे और जितने भी ऑर्डिनेंस अभी भारत जो इंडिया में कांग्रेस के ऊपर चल रहे थे उन सभी को हटाया जाएगा, गांधी जी इसमें भाग लेंगे गोलमेज सम्मेलन में। ये सारी चीजें यहाँ पे इस पैक्ट में हुई थी। तो उसके बाद गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ यहाँ पे भाग लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही डिमांड की जाती है, फेडरलिज्म चाहिए ये वो। तो और भारत से जो पीपल ऑफ इंडिया, ऑल पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात यहाँ पे गांधी जी ने करी थी। लेकिन फिर से यहाँ पे जितने भी कंसेंसस हुए थे उन सबको पूरी तरीके से नहीं माना गया था और साथ ही साथ इसी चीज का आक्रोश जनता में था और डिसओबीडियंट मूवमेंट यहाँ पे चल ही रहा था। और भारत में इसके खिलाफ अगेन जो जितने भी चीजें आंदोलन चल रहे थे वो चलते ही चले गए, रुके नहीं यहाँ पे भी। तो उसके बाद अगेन जब इसके भी उतने आउटकम्स नहीं निकले, सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके बाद 3rd कॉन्फ्रेंस को कराया गया। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी चीजें थी उनको नहीं माना गया था, तो उसके बाद गांधी जी और कांग्रेस ने अगेन इसमें हिस्सा नहीं लिया था 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, किस वर्ष किया गया था दूसरा वाला, तो 1931 में आपका किया गया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3rd वाला। तो मैंने आपको तो डिटेल में बता दिया, आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। In December 2020, the Ministry of Home Affairs declared the entire state of Dash as a disturbed area for 6 more months under the Armed Forces Special Powers Act. अब सपा बोला जाता है, AFSPA, Armed Forces Special Power Act 1958। उस टाइम में करंट अफेयर्स है कि किस स्टेट में 6 महीने के लिए इसको डिस्टर्ब घोषित किया गया था। डिस्टर्ब घोषित किया गया उस टाइम करंट अफेयर्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अधिकतर लगाया जाता है। तो नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। और अभी 1 महीने पहले या इसी बीच की बात है कि अगेन नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 6 महीने के लिए और इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को बढ़ा दिया गया है। तो कहाँ पे किया गया था उस टाइम पे? नागालैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज एम्ड एट हेल्पिंग एक्सेलरेट द अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करना है? इनमें से ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका मतलब उद्देश्य क्या है? जितनी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं हैं उनको तेज करना है। तो किसका है? तो जो वाईफाई से रिलेटेड हमारी स्कीम आई थी प्रधानमंत्री की, वो PM वाणी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो जाएगा PM वाणी। 9 दिसंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। 9 दिसंबर 2020 को PM वाणी। PM वाणी स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। PM वाणी इज अ स्कीम एम्ड एट हेल्पिंग एक्सेलरेट द अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। यही चीज इसमें बताई गई जो आपको अभी मैंने ओरली बताया था। ठीक है, 9 दिसंबर 2020 में इसको लागू किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। हिज बर्थ प्लेस गुजरात, बिल्कुल सही है ये। ही ऑथर्ड द बुक सत्यार्थ प्रकाश, ये भी सही है। फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ये भी सही है। तो कौन सा बचा? ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ये नहीं है। इसके कौन थे? हमारे राजा राम मोहन राय थे, 4th वाले के। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जितनी भी हिंदू धर्म कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। यूनियन बजट 2020-21-22 के अनुसार हाउ मेनी रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विल बी सेट अप? तो ये 2021-22 को उस टाइम का करंट अफेयर्स है। अगेन कितने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV को सेटअप करने की बात की गई थी 2021-22 के बजट में? आपसे पूछा जा रहा है। कोविड के बाद की बात है, तो जब पेंडेमिक वगैरह यहाँ पे आई थी तो उसी के बाद NIV को सेटअप करने की बात की गई थी। कितने? रीजनल 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बात की गई थी यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण के द्वारा। समझ रहे हैं इस चीज को? ये उस टाइम में करंट अफेयर है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में कोविड से हम जस्ट उभरे ही थे। डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कॉर्टेक्स, यूरेटर, मेड्यूला या नेफ्रॉन? ये तो रटा रटा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। बहुत ईजी था, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एनर्जी की इकाई है तो बचपन से आप फिजिक्स में पढ़ते चले आ रहे होंगे 10th 11th के बाद से। करंट की क्या होती है आपकी एम्पियर होती है। पावर की आपकी वाट होती है WATT वाट। पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी क्या होती है जूल पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। आगे बढ़ जाते हैं। Who among the following replaced मोरारजी देसाई as the Prime Minister of India 1979? 1979 में हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन थे? आपको पता रहना चाहिए कि हमारे जितने भी पुराने प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं वो कब कब बने थे। 1979 में कौन थे? हमारे चौधरी चरण सिंह थे, CCS, ऑप्शन नंबर 4 CCS। ये कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम 1979 में। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? इनमें से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2021 में? उस टाइम करंट अफेयर्स है। त्रिलोचन सिंह, मौमा दास, सुमित्रा महाजन, सुदर्शन साहू। एक ही ऑप्शन है इसमें 4th नंबर का, सुदर्शन साहू। इनको मिला 2021 का पद्म विभूषण, जो कि एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, उड़ीसा के आर्टिस्ट थे, इनको अवार्ड किया गया था पद्म विभूषण। ठीक है, 2021 में। Unique transaction reference number is a dash character code used to uniquely identify a transaction in the RTGS system। जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो सिस्टम है उसमें आपके पास एक कोड होता है, यूनिक रेफरेंस नंबर कोड होता है, कितने डिजिट्स का होता है आपको बताना है, जो कि क्या करता है, एक जिसका इस्तेमाल RTGS सिस्टम में किसी ट्रांजेक्शन को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। कितने का होता है ये आपका? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 22 वाला, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम पे ही। 2021 की भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष कौन बने थे? उमेश शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है इसके बारे में, आप इन सबको देख सकते हैं। Which of the following is the application of science such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering to matters of law and to the identification of various facts of civilian इन्वेस्टिगेशन? बेसिकली ये पूछना है कि इन चारों में से जो साइंस का एक ऐसा क्या अनुप्रयोग है, ऐसी क्या एप्लीकेशन है जो कि जो भी कानून संबंधी चीजें होती हैं या फिर वेरियस फैक्ट जो सिविलियन इन्वेस्टिगेशन के होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है, तो इनमें से किस क्या अनुप्रयोग है उस हमारी इन साइंसेस का? फॉरेंसिक साइंस इसका आंसर हो जाएगा। फॉरेंसिक साइंस वो साइंस होती है जहां पे आप लोग जिसका यूज आप लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में वहां पे उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेंसिक साइंस। आपने CID देखा होगा, सोनी में आता है, तो डॉक्टर सालुंके जो है वहां पे फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इसमें थे जो कि पार्ट 2 से थे आपके SSC CGL PYP 2020 का था। इसी तरीके से एक और PYP आपको रहूंगा 2021 का। उसके बाद हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके CGL के लिए उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के MCQs को कवर करेंगे और साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट देखेंगे। आपने देखा होगा पेपर में कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट मेजर रोल प्ले करता है, तो इसको हम लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे। बाकी जितने भी चीजें होती हैं आपकी GS से रिलेटेड उनकी हम MCQ फॉर्मेट में यहाँ पे तैयारी करेंगे। बाकी और सब्जेक्ट की भी आपको तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल।